हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्र अकेडमी। तो गाइस, जैसे कि हमने एक वीडियो डाला था इंग्लिश के स्ट्रेटजी पर, नीचे एक हल्का सा कमेंट आया था कि सर आपने बताया कि आरसी सॉल्व करना है, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपने नहीं बताया। तो ये क्वेरी मुझे लगा कहीं ना कहीं एड्रेस करी जानी चाहिए। तो इसी के लिए आज का सेशन केवल और केवल खास आरसी पे होने वाला है। आरसी पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप पकड़ लेंगे, आप अपने साथ जब भी लेक्चर देखेंगे कॉपी पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ जो कि आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, हालांकि एक आध ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे हल्का सा मिस हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। हमारी एफओ की बात करें तो एफओ में 2 आरसी आते हैं। 20 क्वेश्चंस 10 मार्क का वेटेज है। इसे नज़रअंदाज करना मतलब बहुत भारी गलती करना, क्योंकि केवल और केवल आरसी के बेसिस पर ही हम कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आरसी में हमें क्या क्या करना जरूरी है। सबसे पहली बात, जिस तरीके से आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग आरसी एंड पैसेज, तो हमें रीडिंग कंप्रहेंशन एंड पैसेज दोनों को कैसे अंडरस्टैंड करें पहले ये जान लेते हैं। आइए हमारे आरसी की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा आरसी एक अलग हटके कुछ हटके टॉपिक्स है। जिस तरीके से मैंने बताया, आरसी ना ही हिंदू एडिटोरियल से आते हैं, ना द हिंदू के किसी एडिटोरियल से आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ना ही इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से आते हैं, कहीं से नहीं आते हैं। वहाँ के आप आरसी देखेंगे, वहाँ के जो पैसेज देखेंगे, वहाँ के जो एडिटोरियल देखेंगे, उनकी लेंथ 4 हाथ होती है आपके, तो इसके कोई मतलब नहीं। लेकिन जो आपके एग्जाम में पैसेज आते हैं हार्डली 2 से 3 पैराग्राफ वाले होते हैं, और उस 3 पैराग्राफ में ऑथर की या फिर क्वेश्चन फ्रेम करने वालों की यही कोशिश रहती है कि पूरा मैटर उसमें समेट लें। यानी कि उस पैसेज कौन से किस चीज़ से रिलेटेड है उसको वो पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन करना है, बाद में उसके कुछ बॉडी में उसको कुछ बताना है कि ये इस पर ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस बताने हैं, और लास्ट में उसे कंक्लूड करना रहता है। इसी से एक पैसेज बनता है। अब देखिए, किसी पैसेज की शुरुआत, कोई भी पैसेज हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम उसकी पहली लाइन पढ़ें। तो सब पहली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आइए पहली लाइन पढ़ते हैं। आई थिंक वी ऑल सफ़र फ्रॉम द मिसोफोनिया। अब हम कुछ सफ़र कर रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, कि हम किसी चीज़ को झेल रहे हैं। वो चीज़ क्या है? मिसोफोनिया। अब देखिए, आपने सुना होगा हाइड्रोफोनिया, पेटोफोमिया। हाइड्रोफोमिया होता क्या है? हमें पानी से नफरत होने लगती है। तो मिसोफोनिया मतलब हमें किसी न किसी चीज़ से हमें नफरत होगी। अब किस चीज़ से नफरत है ये हमें भी नहीं पता। बस पहला सिम्टम्स हमें ये बता रहा है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, आप उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ को झेल रहे हैं। अब मुझे पहले लाइन से ये पता चला कि मेरा एंटायर पैराग्राफ किस चीज़ पे है। मेरा एंटायर पैराग्राफ केवल और केवल किसी बीमारी पे डिपेंड होने वाला है। अब जब भी आरसी पढ़िएगा, पहली लाइन इतनी केयरफुली पढ़िएगा जितना आप पूरे आरसी नहीं पढ़े, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आरसी किस बारे में है। पहली लाइन आप कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है। आरसी के मामले में ये बात 100% सही है। किसी किसी आरसी में आपको पहली लाइन नहीं, दूसरी या फिर तीसरी लाइन में मिल जाता है। बस ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको दूसरी या फिर तीसरी लाइन तक जाना पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं पैसेज में। आगे कहता है, हु डजंट हैव अ साउंड टू दैट सेंड्स देम ओवर द एज। अब सर मुझे लाइन समझ में नहीं, छोड़ो, मुझे भी नहीं समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, हु कैन बियर स्लपरिंग ऑफ सूप। अब स्लपरिंग ऑफ सूप मतलब वही जो लोग होते हैं जो करके सूप पीते हैं, जो सूप पीते पीते आवाज़ निकालते हैं, चाय पीते पीते फुर्कियाँ मारने की आवाज़ निकालते हैं। अपने परिवार चाय की वो ऐड देखी होगी, पियो सुर करके। तो वो सुर का जो आवाज़ है, कुछ लोग सूप उसी तरीके से पीते हैं। वो कहता है, इन द ईयर 2022 में कोई फिल्म आई थी टार करके, उसमें कोई कैटे वेंटलर थे, नाम इतना घटे मुझे निर्णय में नहीं आ रहा। इसने क्या किया था? प्लेड अ कंडक्टर हु वॉज अफेक्टेड बाय मिसोफोनिया। यानी कि इस मूवी में एक कंडक्टर था जिसको ये बीमारी थी। अब उसने बताया कि मिसोफोनिया क्या है? एन एक्यूट सेंसिटिविटी टू सर्टेन साउंड। यानी कि यहाँ बता रहा है वो मिसोफोनिया क्या है कि हमारी एक्यूट सेंसिटिविटी टू साउंड है, यानी कि किसी भी साउंड को सुनने के बाद अगर हमें चिढ़ आ जाती है। हो सकता है कि आपको किसी से नफरत हो और उसका चेहरा देख के आपको लगता है 2 चमाटा मारे उसको। वो जो एंगर की सिचुएशन है, वो जिस कंडीशन की वजह से आ रही होती है, जिस वजह से आ रही होती है, वो यहाँ मिसोफोनिया में वो साउंड। फॉर लाडिया टार बेंटेड, अ कैरेक्टर इज क्लिकिंग द पेन और बीट द मेट्रोमोन वॉज इनफ टू ड्राइव हिज डिस्ट्रैक्शन। यानी कह रहा है कोई पेन को क्लिक करने से, यानी कि हम एक जो बैठे बैठे वो पेन नहीं होता जिसको ऊपर नीचे दबाते रहते हैं, उसको दबाने से, या फिर किसी मेट्रोमोन चाहे मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, मेट्रोमोन कोई एक चीज़ है जिसको बजाने से उसका डिस्ट्रैक्शन, उसमें डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। मुझे इतना पता चला। अब साइंटिस्ट कुछ कह रहे हैं
साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 18% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि जो सारे के सारे मेसोफोनिया से सफ़र करते हैं, यानी कि उनको मेसोफोनिया कहीं ना कहीं है। अब फिर से वही एक लाइन रिपीट हो रही है, हु डजंट हैव अ साउंड और टू सेंस दैट ओवर द एज। मुझे दोबारा इसका मतलब समझ नहीं आया, मैंने छोड़ दी। जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए। आपको बस ओवरऑल पैसेज, ओवरऑल ऐसे अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, एक आध लाइन, एक आध वर्ड, वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको या तो आप PhD होनी चाहिए या तो आपने कोई लिटरेचर करा होना चाहिए इंग्लिश में। वो तो आप है नहीं, आपने BSc एग्री करा है। अब मोस्ट ऑफ मेरे स्टूडेंट देखने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 नाइट में सब्जेक्ट निकाले, 1 नाइट में उन्होंने पेपर क्लियर करे हैं। अब वो कह रहा है हु कैन बियर स्लपरिंग ऑफ सूप। आगे कहता है माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट यू मींट टू लिफ्ट द स्पून एंड टिप इट। यानी कि आप एक स्पून को उठा रहे हैं, यानी कि सूप पीने के लिए, एक सूप पीने के लिए आप स्पून को उठा रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, जेंटली चैनलिंग द लिक्विड इनटू योर माउथ, यानी कि सूप उठा के आप पी रहे हैं। हाँ, ये सूप तो पी रहे हैं, लेकिन इंस्टेड इसकी बजाय, अब देखिए ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंस्टेड, जो आगे के सेंटेंस को कनेक्ट करता है। इंस्टेड मतलब इसके अलावा लोग क्या कर रहे हैं, पीपल यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, स्पून फ्यू सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम देयर फेस, ब्लो ऑन द सूप, इनहेल शार्पली, होपिंग आई गेस टू क्रिएट अ लो प्रेशर सिस्टम दैट कॉजेज सूप लूप इनटू द एयर। अब देखिए हो क्या रहा है कि लोग इस तरीके से चम्मच पकड़ रहे हैं, ऐसे हवा फूंक रहे हैं और उसको हवा में उड़ा दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, इट्स अ वेरी पिकुलर नॉइज, एक बहुत घटिया साउंड पैदा हो रहा है। और ये वही लाइक, यहाँ पे लाइक वर्ड का ही इस्तेमाल बहुत अच्छा किया उन्होंने। लाइक वर्ड से हमें ये पता चलता है कि लाइक मतलब किसकी तरह है, लाइक द साउंड ऑफ थिफ साउंड सिम्फनिंग गैस फ्रॉम अ कार। चोर के गाड़ी से जो धुआं निकलता है, ठीक उस तरीके से उसकी आवाज़ आ रही है। अब ये वो कह रहा है कि नॉट किसके साथ, सॉलिड फूड के साथ ये नहीं किया जा सकता, सॉलिड फूड नॉट मच बेटर। आई एम सरप्राइज हाउ मेनी पीपल ईट देयर माउथ ओपन। अब वो कह रहा है कि कुछ लोग अपना मुंह खुला रख के खाना खाते हैं। द विजुअल्स आर नॉट ग्रेट, यानी कि वो देखने में तो सही नहीं लगता है, पर उसका ऑडियो भी वर्स होता है, यानी कि वो जो आवाज़ आती है वो भी ख़राब है। यानी कि मुझे ओवरऑल पता चल रहा है कि वो इस पैसेज में क्या बोल रहा है, एक मिसोफोनिया नाम का कोई एक डिसीज़ है जिसके बारे में नेगेटिव बातें बोल रहा है, जिसके सिम्टम्स वो बता दे रहा है। यानी कि सबसे सारी चीज़ें रिलेटेड हो रहा है हमारे साउंड से, कहीं ना कहीं साउंड जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द माउथ ओपन वाइड सर्व एज अ ट्रम्पेट ब्रॉडकास्टिंग साउंड्स ऑफ वेट स्ट्रीम। वो कह रहा है सर्व एज अ सॉर्ट ऑफ टेम्परेट, यानी कोई टेम्परेट है उसी की तरह वो बज रहा है। और वो जो साउंड है, खाने का जो साउंड है, जो चबाने का साउंड है, वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यानी कि रूम में चारों ओर फैल रहा है। यानी कहीं ना कहीं आवाज़, किसका आवाज़ घटिया है, खाने का, वो चबाने का आवाज़ घटिया है, वो ये बोल रहा है। दिस सिम्फनी ऑफ ईटिंग कैन नाउ एक्सपीरियंस एवरीवेयर यू गो। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि लोग इस तरीके से खाना खा रहे हैं। एज यू वेट क्रॉस द स्ट्रीट योर फेलो पेडेस्ट्रियंस आर लाइक लायंस एट द जू। अगर वो कह रहा है कि अगर आप किसी स्ट्रीट से गुजरते हैं तो आपके जो आपके साथ जो चलने वाले लोग हैं, पैदल चलने वाले जो यात्री हैं, वो किसी शेर की तरह, किसी जू में, किसी प्राणी संग्रहालय में रखे शेर की तरह चलते हैं। दे अटैक देयर फूड्स एज दे वेर ट्राइंग टू एस्केप। छोड़ो, नहीं समझना मुझे सेंटेंस को। लिक्विड्स, आगे कहता है लिक्विड्स मीन वाइल स्लर्ड अपवर्ड बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉ इन अर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चैलेंजेस पोज बाय ग्रेविटी। अब वो कह रहा है कि वो स्लर्ड जो साउंड आता है वो स्ट्रॉ की वजह से आता है, जो हम स्ट्रॉ से वो लिक्विड पीते हैं उसकी वजह से भी वो साउंड आता है। और ये क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है और हम ऊपर खींचते हैं, उसकी वजह से दोनों फोर्सेस के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा होता है और वो साउंड निकलता है। एट दियर सेम मूवी, अभी किस मूवी की बात कर रहा है, जो जिसमें कंडक्टर था। एट द सेम मूवी आई लव वॉचिंग देम ऑन बिग स्क्रीन। अब ये कह रहा है कि मुझे उनको बिग स्क्रीन पे देखना पसंद है, बिग स्क्रीन यानी कि थिएटर में देखना पसंद है। बट हाउ स्ट्रेंज, मतलब ये बहुत बुरी बात है कि बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, ये सबसे घटिया नॉइज़ है। बट ऑथर को ये नॉइज़, अब येट का मतलब ये नॉइज़ तो घटिया है ही, पर इसके अलावा भी ऑथर को ये यहाँ पे येट इस्तेमाल करने का ये मतलब है, ऑथर को कहीं ना कहीं और लग रहा है कोई और आवाज़ घटिया है। और कौन सी आवाज़ घटिया हो सकती है? द नॉइज़ इज कमिंग फ्रॉम द गाय रो 12, यानी कि कोई 12वीं रो में बैठा हुआ बंदा है जो पॉपकॉर्न चबा रहा है।
यानी कि यहाँ तक वो बस इतना बता रहे हैं, खाने की और पीने की जो आवाज़ आप निकालते हैं वो इरिटेटिंग है। मिसोफोनिया इसी से उन्होंने रिलेटेड किया है कि भाई खाने पीने की चीज़ें को बंद आवाज़ के साथ खाया जाए। आई नो आई शुडंट क्रिटिसाइज अदर, वो कहते हैं कि मुझे औरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अब ऐसे देखिए, उनको पता है कि उनको खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आई हैव माई ओन फ्लॉस, मुझ में खुद में गलतियाँ हैं, ऑथर की खुद में गलतियाँ हैं। एज एन एंशियस फ्लो आई ग्राइंड माई टीथ ऑल नाइट लॉन्ग, यानी कि जो दांत चबाते हैं लोग, जैसे अगर आपने ठंड में देखा होगा आपके दांत टकराने लगते हैं, टक 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 आवाज़ आती है, उसे कहते हैं टीथ ग्राइंडिंग होना। नाउ आई हैव हार्डली एनी टीथ लेफ्ट, यानी कि ऑथर के सारे दांत उनके मुंह से निकल चुके हैं, हार्डली कुछ 2-4 दांत बचे होंगे। और एनी वन विलिंग टू शेयर बेड विथ मी। अब देखिए ये थोड़ा उनका पर्सनल हो गया, वो कह रहा है कि वो दांत बजाने की वजह से जो मेरे साथ सोता था, यानी कि ऑफकोर्स उनकी बीवी होगी, उनके अलावा कोई नहीं होगा, उनकी बीवी जो साथ सोती थी अब वो भी उनके साथ नहीं सो रही है। एट वन स्टेज द डेंटिस्ट इंसिस्टेड मी आई स्लीप विथ अ प्लास्टिक माउथ गार्ड। डेंटिस्ट यानी कौन होगा? दांत का डॉक्टर। दांत का डॉक्टर ने क्या किया? एक माउथ गार्ड इस्तेमाल करने की सलाह दी। जब उनके दांत स्लीप होते थे एक साउंड निकलता था, जिसकी वजह से होता क्या था, डिपार्चर ऑफ, यानी कि डिपार्चर मतलब निकल जाना, डिपार्चर ऑफ माई फॉलो बेड यूज़र एंड वाइफ। अब देखिए वाइफ का तो यहाँ जिक्र आ गया, अब बेड यूज़र कौन होंगे? तो उनके बच्चे हो सकते हैं। अब वाइफ का जिक्र आ गया, वाइफ के बाद जोकास्टा, अगर आपने रीजनिंग हल्की सी पढ़ी हो तो आपको पता है कि फॉलोड बाय थर्ड आप लगाते हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द रोहित। हु किसको कहा गया है? रोहित के बाजू में जो बैठा है उसको। यहाँ पर जोकास्टा किसे कहा गया? इनकी वाइफ को कहा गया है। जोकास्टा शायद उनका नाम हो सकता है, जोकास्टा। अब देखिए एक माउस स्लीप बैग, रिमूविंग द डिवाइस ऑल्सो मेड द स्टमक चर्निंग साउंड। फिर दिक्कत, अब वो कह रहे हैं कि अगर वो साउंड वो निकाल दिया जाए, माउथ बैग को निकाल दिया जाए तो स्टमक के अंदर चर्निंग साउंड आने लगती है, यानी कि उनको मोटा मोटा आवाज़ से दिक्कत है। आप इस बात को समझिए बस। रेमिसेंट ऑफ रबर बूट पुल्ड फ्रॉम द मड, आवाज़ इस तरीके से आती है कि जिस तरीके से आप कीचड़ में चलते हैं, यानी कि रबर बूट के मड यानी कि कीचड़ से जब रबर बूट पहन के चलते हैं तब जैसे आवाज़ आती है, ठीक वही आवाज़ आती है। स्लूम्प किस तरीके से आवाज़ आती है? स्लूम्प। अब जोकास्टा जो है शुड हैव रिटर्न टू द बेड, ऑफ कोर्स वाइफ है, उनको तो उन्हीं के साथ सोना पड़ेगा, वो तो वापस आना पड़ेगा। वुड फ्ली वंस मोर, अब मुझे फ्ली का मतलब नहीं पता, मुझे इस सेंटेंस का मतलब ही नहीं पता, चलो छोड़ो, नहीं पता तो छोड़ो। एज फार आई एम अवेयर द नाइट टाइम माउथ गार्ड इज ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इज अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द डेंटिस्ट। वो कहता है इतनी रात में डेंटिस्ट के पास केवल एक ही ऐसा डिवाइस अवेलेबल होगा जो है माउथ गार्ड, जिसकी वजह से उनकी दांत की साउंड नहीं आएगी। द डेंटिस्ट एंड देन देर इज आइस, इसके बाद माउथ बैग के बाद क्या है? आइस है, केवल और केवल आइस ही एक ऐसी चीज़ है जो उनको इससे बचाएगी। आफ्टर एंजॉय क्रंचिंग आई फिशिंग गिन एंड टॉनिक, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ सेंटेंस में कुछ खराबी है यहाँ पे। आफ्टर एंजॉय क्रंचिंग, देखिए यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, आफ्टर एंजॉइंग चाहिए था, तब ये कुछ ना कुछ इसका मीनिंग बनता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ ABCD लिखा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसने ABCD लिखा है, मतलब यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम हो रहा होगा, तो यहाँ तक छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब देखिए दिस हैज एन इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट ऑन जोकास्टा पे किस चीज़ का इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रीफाइंग, अब देखिए जिस आदमी के दांत करकरा रहे हों, जिसके पेट से आवाज़ आ रही हो, उनके पहले दांत करकराते थे, अब पेट की आवाज़ आने की वजह से उनकी बीवी का जीना नरक हो गया। अब उन पर एक इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हुआ है, यानी कि उन पर एक ज़बरदस्त इफेक्ट हुआ है, एक इंटेंसिव इफेक्ट उन पर हुआ है। वंस अगेन शी लिप्स अप रन्स फॉर आवर लाइफ एंड माइट फ्रॉम अ फायर। अब वो कहते हैं वो इस साउंड को सुनने के बाद इस तरीके से दौड़ी है जिस तरीके से कोई आदमी खुद को आग लगने के बाद दौड़ता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऑर्थर की घर की हालत बहुत बुरी है। आते हैं पैराग्राफ पे, वो कहते हैं कि आई हैव सो मेनी बैड हैबिट्स। ऑथर यहीं पे नहीं रुकते हैं, ऑथर के खुद एक बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स हैं, बट दिस इज़ वन शी जजेस द वर्स्ट, यही एक है जिसको वो सबसे ज़्यादा उनकी केयर करती है। आई गिव्स मी शूटिंग पेन्स इन माई टीथ,
वो कह रहे थे कि मेरे दांत में हमेशा दर्द रहता है. शी सेज, आई इमेजिन दैट आई वुड लाइक इफ आई डिड माई सेल्फ. इट टेक्स मी अ शडर, इट इज़ रियली सो डिस्गस्टिंग. वो कह रहा है कोई ना कोई चीज़ खराब है. अब शूटिंग पेन्स खराब ही है भैया. मेल आदमी भी लाइक कैटे वैसे लेडिया टार शी सफ़र फ्रॉम मेसोफोनिया. अब हो सकता है ये कोई नाम है, किसी आदमी का नाम है, किसी आदमी का औरत का नाम है, क्योंकि मेरे को ये फ्रांस की भाषा लगती है. मैं फ्रांस गया नहीं और मुझे लेना देना भी नहीं. मुझे बस इतना पता चला कि उसके घर की हालत ख़राब है, उसकी बीवी उससे नाराज़ है. ठीक. अब आगे कहता है देयर आर प्लीजेंट नॉइजेस ऑफ कोर्स. अब देखिए प्लीजेंट का मतलब होता है आनंददायी. अब यहाँ से हमें यह पता चलता है अब जाके पैसेज कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है. अब तक जो पैसेज था हमारा उसमें केवल और केवल बता रहा था कि उसके घर की हालत ख़राब है, मिसोफोनिया की ये सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स है. यानी कि पैसेज की टोन अब तक नेगेटिव थी. यानी कि पैसेज अब तक सारी बातें नेगेटिव बोल रहा था. अब जाके पैसेज पॉजिटिव बोल रहा है. अब पैसेज क्या बोल रहा है पॉजिटिव. आई लव टू लिसनिंग द साउंड माई डॉग क्लंचिले. डॉग के क्लंचे का कोई साउंड जो उसे सुनना पसंद है. लेट्स आउट व्हेन शी इज ड्रीमिंग. हिज टाइनी स्क्वैक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड ही चेजेस सम इमेजिनरी रैबिट्स इन सम इमेजिनरी फील्ड्स. अब वो कह रहा है कि वो सपना देख रहा है. वो क्लंचिंग का वो आवाज़ उन्हें तब पसंद आता है जब वो सपना देख रहा होता है. कोई इमेजिनरी रैबिट को इमेजिनरी फील्ड में पकड़ने की वो कोशिश कर रहा है. उनका कुत्ता, कुत्ते के बारे में 2 लाइनें बोली उन्होंने. देयर आर ऑदर्स. ऑदर्स का मतलब कोई और साउंड भी ऐसा है जो उनको सही से मज़ा दे रहा है. एक फूड सिजलिंग ऑन बारबेक्यू. खाने का शौकीन है आपका ऑथर. एक नंबर का खाने का शौकीन, एक नंबर का निकम्मा आदमी लग रहा है ऑथर. दूसरा अ बियर कैन ओपनिंग विथ इन्वेस्टिंग पास्ट. ये कोई शायद यहाँ पे गलती हुई है, नाम नहीं होना चाहिए था. लेकिन आपका ऑथर जो है एक नंबर का बेवड़ा आदमी है. उसकी दारू के बिना कुछ नहीं चलती, इसके लिए उसकी बीवी भी उससे नाराज़ है. यानी कि ऑथर जो है घटिया आदमी आपको एक पर्सपेक्टिव से लग रहा है. ऑन अ विजिट सी साइड. जब वो कहते हैं मैं सी साइड पे जाता हूँ, वेव्स क्रैशिंग रिदमिकली इनटू द शोर. यानी कि मुझे वो आवाज़ें पसंद है जो समुद्र में जो आती हैं, लाटाएँ जो आती हैं, समुद्र की जो वेव्स आती हैं उनकी आवाज़ मुझे पसंद है. तो अब तक हमने पैसेज में क्या देखा. अब तक मैंने पैसेज में ये देखा कि उन्होंने मेसोफोमिया को बताया यहाँ तक कि मेसोफोमिया क्या है. उसके बाद उन्होंने बताया कि लोग खाने से, लोगों के खाने से या फिर लोगों के पीने से किस तरीके से मेसोफोनिया का साउंड क्रिएट होता है. उन्होंने यहाँ बताया कि भाई उन्होंने एक मूवी देखने गए थे, वहाँ पे एक बंदा पॉपकॉर्न खा रहा था, उसका साउंड उन्हें इरिटेटिंग लगा. उसके बाद उन्होंने बताया उनकी कुछ गंदी आदतें, उनकी गंदी आदतें उन्होंने यहाँ बता दी कि मैं अपने दांत घिसता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ, माउथ वगैरह सब कुछ, आइस वगैरह पीता रहता हूँ. ये सब उन्होंने यहाँ बताया. यहाँ वो बता रहे हैं कुछ और मेरी गंदी आदतें उनमें ऐड कर लो. और लास्ट में बता रहे हैं कुछ अच्छे साउंड मैंने सुने हैं. अब तक यहाँ तक मेरा पैसेज हो गया ख़त्म. इसको कहते हैं कंप्रहेंशन करना. यानी कि जो समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ इस पैसेज का मतलब ये हो रहा है. अब देखिए जो सवाल मैंने डाले हैं इस कंप्रहेंशन से कितने आसान हो जाएंगे. पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस आर गिवन बाय डॉक्टर कैन हेल्प टू क्योर मेसोफोनिया. मेसोफोनिया को क्योर करने के लिए डॉक्टर ने कौन से ट्रीटमेंट इसमें बताए. ऑथर कह रहा है टू टेक बेड रेस्ट अलोन. ऐसा कहीं नहीं कहा गया है. वो यहाँ कहा गया है, आइए वापस आते हैं, इसको मिटा देते ताकि आपको दोबारा से ठीक से मैं समझा सकूं. हाँ, कहाँ लिखा है बेड का पॉइंट, कहाँ लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है बेड का पॉइंट. यहाँ बेड का पॉइंट यहाँ लिखा गया है. अब वो कह रहे हैं कि कोई मेरे साथ सोना नहीं चाहता था. नो वन विलिंग टू स्लीप विथ मी इन वन बेड. पर ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि उनको अकेले सोने के लिए कहा गया है. यानी कि मेरा पहला सेंटेंस ऑफ कोर्स रॉन्ग हो गया. दूसरा, उनसे कहा गया है कि एक प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट लें हॉस्पिटल से. ये पूरे पैसेज में कहीं नहीं है, कहीं बताया नहीं गया है कि उनको डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कहा गया है. तो क्या उन्हें यूज़ अ माउथ गार्ड, एक माउथ गार्ड यूज़ करने के लिए कहा गया है. हाँ, माउथ गार्ड इस्तेमाल करने के लिए कहा गया. कहा गया है डेंटिस्ट इंसिस्टेड, उन्होंने कहा है स्लीप विथ अ प्लास्टिक माउथ गार्ड. प्लास्टिक माउथ गार्ड इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कहा गया. यानी कि मेरा कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, ये वाला. इसके बाद टू यूज़ हेडफोन्स टू अवॉइड एक्सटर्नल साउंड्स, नहीं, ये वाला भी नहीं. ऑल सजेशन आर मेड बाय डॉक्टर, ये भी नहीं. तो मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. अब आप वीडियो पॉज करिए और मुझे सेकंड का आंसर बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. यहाँ पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, क्योंकि होता क्या है वहाँ इनकरेक्ट करेक्ट के बीच में आपका काफ़ी कन्फ्यूजन होता है.
तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें इनकरेक्ट पूछा गया ना कि करेक्ट पूछा गया। वाई डज द राइटर फील्स इरिटेटेड व्हाइल वॉचिंग सम पीपल ईट एंड ब्लो द लिक्विड थ्रू द स्पून एट अ डिस्टेंस फ्रॉम देयर माउथ। वो कह रहा है कि राइटर को ऐसा क्यों फील होता है कि कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग पी रहे हैं, उससे ऐसा उनको क्यों लगता है कि वो साउंड इरिटेटिंग है। अब यहाँ पे हमको चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब वो कहते हैं कि उनको इरिटेट क्यों होता है। अब यहाँ पे कहाँ साउंड का कहाँ है, हमें पूरे इसमें देखना है कि साउंड की वजह से इरिटेटिंग होती है। दिस साउंड इज इरिटेटिंग एंड ट्रिगर्स मेसोफोनिया। केवल और केवल मेरे लिए सी स्टेटमेंट सही है। मेरे लिए सी स्टेटमेंट सही है, मतलब मेरा ये सी जो है वो सवाल जवाब में नहीं होना चाहिए। यहाँ सी है तो मेरा ये कतई जवाब नहीं है, यहाँ सी है ये कतई जवाब नहीं है, यहाँ सी है ये कतई जवाब नहीं, यह सी है कतई जवाब नहीं है। तो ओनली बी एंड ये मेरा सही आंसर है। यही ऑप्शन एलिमिनेशन आपको हर जगह मदद करेगा। अब देखिए सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन बहुत सही बनते हैं इसमें। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिनोनिम टू द ग्राइंड। ग्राइंडिंग के लिए सिनोनिम बताइए। अब देखिए ग्राइंड किस वहाँ पे किस मीनिंग में इस्तेमाल किया गया है ये हमें जानना जरूरी है। आइए वापस आते हैं। ग्राइंड कहाँ है, यहाँ आपका ग्राइंड वर्ड लिखा गया है। अब ग्राइंड वर्ड जो है, ग्राइंड वर्ड में क्या कहा जाता है, आई एंशियस फेलो, एज एन एंशियस फेलो आई ग्राइंड माई टीथ ऑल नाइट। आई ग्राइंड माई टीथ, ग्राइंड का मतलब क्या होता है, हम मिक्सर में ग्राइंड करते हैं, किसी भी चीज़ को ग्राइंड करते हैं, क्या वो वाला ग्राइंड यानी कि मिक्सिंग कटिंग वगैरह नहीं। तो यहाँ ग्राइंडिंग इस अर्थ में इस्तेमाल किया गया है, वो अपने दांत एक दूसरे पे घिसते हैं, यानी कि ऐसे 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 करते हैं और एक साउंड निकालते हैं। तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि वो अपने दांत एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं। आइए देखते हैं। क्रशिंग, क्रशिंग का मतलब होता है क्रश कर देना, किसी भी चीज़ का पाउडर बना देना। दूसरा मैशिंग, आपने वो पानी पूरी वाला ठेला देखा है, वहाँ पर वो जो पोटैटो दबाया जाता है, जिस चीज़ से दबाया जाता है उसे कहते हैं मैशर, और उस जो प्रक्रिया वो कर रहा है, दबा रहा है, उसे मैशिंग कहा जाता है। तो क्या मैशिंग हमारे लिए सही वर्ड है? कतई नहीं। क्रशिंग हमारे लिए सही वर्ड है? कतई नहीं। चैफिंग, चैफिंग का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में, जब जिसमें घर में चाप कटर, जिसके घर में गाय पाली जाती है, वहाँ पर चारे को काटने के लिए एक मशीन रखा जाता है जो चारों को एकदम बारीक बारीक पीसेस में काट देता है, तो वो होती है चॉपिंग। दूसरा होता है कटिंग, कटिंग कर रहे हैं हम, उनके दांत काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं हम उनके दांत। तो क्लेंचिंग, मेरे लिए सही वर्ड है क्लेंचिंग। मुझे क्लेंचिंग का मतलब पता है ना पता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे 4 ऑप्शन गलत है, मेरा 5 ऑप्शन सही है। अब ये कह रहा है कि एक सिनोनिम बताइए इलेक्ट्रीफाइंग के लिए। इलेक्ट्रीफाइंग, यहाँ मुझे बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिनोनिम इलेक्ट्रीफाइंग के लिए है। अब देखिए इलेक्ट्रीफाइंग किस अर्थ में वहाँ इस्तेमाल किया गया है, आपको उसी अर्थ में जवाब देना है। आइए वापस आते हैं। कहाँ गया इलेक्ट्रीफाइंग? इलेक्ट्रीफाइंग आपका यहाँ लिखा गया है, ये देखिए। अब वो कह रहा है कि दिस हैज़ एन इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट ऑन जोकास्टा। हमने देखा कि इस पूरे यहाँ तक पूरा जो पैसेज है उसकी टोन निगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रीफाइंग का जो मतलब होगा यहाँ पे वो भी थोड़ा सा हल्का सा निगेटिव में होगा। क्यों? अब यहाँ का दिस एन इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट ऑन जोकास्टा, वंस अगेन शी लीव्स अप एंड रन्स फॉर लाइफ एज यू माइट फ्रॉम फायर। यानी कि वो इस तरीके से भागी है जिस तरीके से कोई जलते हुए अपनी जान बचा के भागता है। यानी कि इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट मतलब कोई बैड इफेक्ट उस पर पड़ा है। क्या इसके लिए हम एनर्जाइजिंग कर सकते हैं? एक एनर्जाइजिंग इफेक्ट, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आई और वो भाग गई? नहीं। क्या एक थ्रिलिंग, क्या हम उसके लिए थ्रिलिंग कर सकते हैं? क्या वो थ्रिल हो रही है? क्या उसको उसमें मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या उसको एक्साइटिंग हो रही है? नहीं हो रही है। कि हाँ भाई मुझे आग लगी, अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है? नहीं, ये भी नहीं हो रही है। इंस्पायरिंग, क्या वो वहाँ पर भागने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं? नहीं। तो वो इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट मतलब इम्पैक्ट को वो बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? वो जो उसके पास पहले उसकी वाइफ नहीं सोती थी, अब वो उसके पास और तेज से भागने लगी है। आगे पूछा गया है एक एंटोनिम बताइए ड्राइव के लिए। अब ये देखिए यहाँ वर्ड लिखा है ड्राइव। अब यहाँ पे हमें ड्राइव का सही मीनिंग पता करना है। फॉर लैडिया टार बेनेडिक्स कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर है जिसको पेन की क्लिकिंग करना, यानी कि वो पेन का जो ऊपर नीचे करते रहते हैं वो करना, बीट द मेट्रोमोन वॉज इनफ टू ड्राइव हर टू डिस्ट्रैक्शन। यानी कि ये चीज़ें करना उसके डिस्ट्रैक्शन को तुरंत ड्राइव करती है, यानी कि तुरंत वो इसे इनिशिएट कर देती है, उसे शुरू कर देती है। उसका जो अटेंशन स्पैन है उसको तुरंत तोड़ देती है। यानी कि ड्राइव का यहाँ मतलब मुझे ये करना है, कोई मुझे निगेटिव सेंस में इसका मीनिंग ढूंढना है। तो क्या इसका मतलब होगा लेथार्जी? नहीं। तो उसका डिस्ट्रैक्शन वो क्या करता है? वो जो उसका डिस्ट्रैक्शन है, वो होने वाला उसका डिस्ट्रैक्शन इनिशिएट करता है। हमें निगेटिव वर्ड ढूंढना है ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे निगेटिव वर्ड ढूंढना है।
उसका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको इनिशिएट करता है, यानी कि उसको शुरुआत करता है, उसको पूरा करता है। तो यहाँ पर मेरा वर्ड क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। इनिशिएट जो है ड्राइव के लिए सिमिलर वर्ड आएगा, सिनोनिम आएगा एज पर द पैसेज, यानी कि ये भी नहीं होगा, लेजीनेस ये भी नहीं होगा, अपैथी ये भी नहीं होगा। तो एंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे होगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। हाँ, जैसे मैंने बताया उस वाले क्वेश्चन में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर थी उस वाले सेंटेंस में, वही सेंटेंस यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीअरेंजमेंट फॉर दिस सेंटेंस। आफ्टर एंजॉय क्रंचिंग आई फिनिशिंग अ गिन एंड टॉनिक। नहीं, यहाँ कोई गड़बड़ है, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। यानी कि मुझे पता है मेरा ए भी सही नहीं है, मेरा बी भी सही नहीं है, उसकी जगह ऑन द क्यूब्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। देखिए बॉटम ऑफ द ग्लास, ये मुझे लगता है ये सही सबको समझ में आ रहा है कि बॉटम ऑफ द ग्लास यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है, यानी कि मेरा सही है। उसके बाद विद द फ्यू गुड टीथ आई हैव लेफ्ट। हाँ, वहाँ पे पूछा गया, वहाँ पे बताया गया था। अब इसको थोड़ा लिंक करिए। वो कह रहा था कि मेरे कुछ ही दांत बचे हैं, कुछ ही दांत, यानी कि गुड टीथ आई हैव लेफ्ट, यानी मुझे ये भी सही लग रहा है। यानी कि मेरी गड़बड़ी कहाँ हुई है, ये और बी में मेरी गड़बड़ी हुई है। ठीक, ओके। अब मुझे पता है सी एंड डी मेरे लिए सही ऑप्शन है, तो मुझे ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जिनमें सी एंड डी सही जगह हो, यानी कि सी डी एक साथ हो और एकदम लास्ट में हो। तो मेरा ये ऑप्शन गया, मेरा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन, मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अब मुझे पक्का पता है कि मेरा ए और बी गड़बड़ी है, तो ए बी सी डी तो बिल्कुल नहीं आएगा, मेरा ऑप्शन आएगा बी ए सी डी। ऑप्शन एलिमिनेशन इसी तरीके से काम करता है। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज प्लेजरेबल, यानी कि कौन से साउंड को सुन के आपको आनंददायी फील होता है। पहला, साउंड ऑफ एक्सप्लोडिंग बम्स एंड क्रैशिंग प्लेन्स। नहीं, ये तो कतई नहीं। दूसरा, पॉपकॉर्न, वही तो पॉपकॉर्न वाले को गालियाँ देने वाला था, 12वीं रो में बैठा पॉपकॉर्न वाला, उसे इरिटेट कर रहा था भाई उसके खाने की आवाज़ से। ओपनिंग ऑफ बियर कैन, हाँ मैंने बताया था आपका ऑथर पक्का बेवड़ा है, तो उसको बियर कैन की आवाज़ सुन के मज़ा आता है। दूसरा वेव्स ऑन शोर, हाँ वो जब समुद्र पे घूमने जाता है तब समुद्र के आने वाली जो लाटा है, जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें, वो कहीं ना कहीं उसको आनंद देती है। दूसरा, म्यूजिक फ्रॉम द टॉर मूवी एल्बम, ये पैसेज में कहीं ना कहीं मेंशन ही नहीं किया गया। तो मेरे लिए आंसर क्या होनी चाहिए, मेरे लिए आंसर होनी चाहिए सी एंड डी। तो कहाँ लगता है आपको, बी एंड सी, ये नहीं है, सी बी ए नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। ऑप्शन नंबर 5 मेरे लिए आंसर होगा। ठीक, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑथर विच स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में मुझे पूछा गया है। वो कह रहा है कि ऑथर लव्स टू वॉच मूवी ऑन टीवी। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। वो कहता है कि ऑथर को जो मूवी है वो कहाँ देखनी पसंद है, ऑन अ बिग स्क्रीन। आई लव टू वॉच देम ऑन बिग स्क्रीन, बड़े पर्दे पर उन्हें मूवी देखना पसंद है। यानी कि मेरा पहला गलत हो गया, मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया मतलब मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब यही ऑप्शन मुझे मेरे आंसर में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट जो बोला गया है, यानी कि मुझे ये ऑप्शन चाहिए। सी गया, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें भी ये है, ठीक है, यानी मेरा एक ऑप्शन कटा। जोकास्टा इज द कंडक्टर ऑफ द मूवी टॉर। कोई एक मूवी है जोकास्टा जिसकी कंडक्टर है। नहीं, जोकास्टा ना, जोकास्टा बताया गया है, जोकास्टा उसकी वाइफ है। कहाँ बताया गया जोकास्टा, हाँ यहाँ, माई फेलो यूजर एंड वाइफ जोकास्टा उनकी पत्नी है, ना कि कई कंडक्टर है। तो दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि मुझे मेरे ऑप्शन में ए एंड बी चाहिए। तो देखो ए एंड बी चाहिए मुझे, ये ऑप्शन पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है, यानी कि मेरे आंसर के अकॉर्डिंग ये सही है। मुझे ए एंड बी चाहिए, तो मेरे ए एंड बी केवल इसमें है और केवल इसमें है, ए सी, ये दोनों मेरे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब मुझे ये चेक करना है मेरा तीसरा आंसर सही है कि नहीं है। ऑथर ऑल्सो हैज़ अ मिसोफोनिया अबाउट ओपनिंग ऑफ अ बियर कैन। ना, वो पक्का बेवड़ा है, उसे मिसोफोनिया करता ही नहीं है। बियर कैन तो उसकी एकदम पसंदीदा चीज़ है मेरे भाई, बियर के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपनी बीवी के बारे में नहीं सुला सकता वो। बियर कैन उसकी एक अच्छी आदत है, ऐसा वो उसका कहना है। यानी कि मेरा ये तीसरा सेंटेंस भी गलत है। तीसरा सेंटेंस पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है, यानी कि मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, यानी कि मेरा सी भी आंसर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, या हो जाएगा गलत। आते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज अ क्योर ऑफ टीथ ग्राइंडिंग इन द पैसेज। टीथ ग्राइंडिंग के लिए बताया था मैंने, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड जो है पैसेज में तो जरूर आया है। कहाँ आया पैसेज में, यहाँ कहीं आया होगा, रुकिए मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ आया था। हाँ, माउथ गार्ड यहाँ आया है, डेंटिस्ट इंसिस्टेड, नहीं यहाँ नहीं आया है।
कहाँ गया कॉन्ट्रासेप्टिव, हाँ यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो कह रहा है कि माउथ गार्ड एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। तो माउथ गार्ड क्या, हम जो उसका नाम माउथ गार्ड है क्या उसको हम कान में लगाएंगे? थोड़ा सा भी लॉजिक बनता है, नहीं लगाएंगे। यानी कि मेरा पहला क्वेश्चन ये हो गया गलत। यानी कि मुझे पता है मुझे ऑप्शन में ए नहीं चाहिए, तो मेरा ये ऑप्शन गया, मेरा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब मुझे पता है सी एंड डी के बारे में या फिर बी एंड सी के बारे में। अब माउथ गार्ड तो बोला गया है भाई, यानी कि मुझे बी ऑप्शन में चाहिए। तो भी यहाँ पर केवल यहाँ पर बी है, तो मेरा ये सही ऑप्शन होगा। मैं सी एंड डी को चेक ही नहीं करूँगा। क्यों? आइए आपके कहने पे चेक करता हूँ। आइए क्या आइस क्यूब कहाँ गया है? हाँ आइस क्यूब कहाँ गया होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है कहाँ गया है। एंड देयर इज आइस यहाँ कहाँ गया है? ठीक है, यहाँ तक आइस को ठीक है। हाँ मतलब बी एंड सी मेरा आंसर में होना चाहिए। मेडिसिन का कोई जिक्र ही नहीं है। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। वो कहता है राइटर, अकॉर्डिंग टू राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट सिम्टम्स ऑफ मिसोफोनिया। यहाँ पे मिसोफोनिया लिखना चाहिए था, क्योंकि वही एक बीमारी इसमें बताई गई है। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा गया, हम लिख लेंगे। वो कहता है कि मिसोफोनिया क्या क्या सिम्टम्स हैं? फ्रेजिलिटी अगेंस्ट सर्टन साउंड के अगेंस्ट फ्रेजिलिटी है, यानी कि उसको वो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल नहीं कह सकते उसे, ससेप्टिबल है। उस पर्टिकुलर साउंड को वो ट्रिगर करता है। अगर आपने वो मूवी देखी हुई अक्षय कुमार की, जहाँ पर वो जैसे वर्ड कहता है सुंडी, तो वो तुरंत उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो ये ठीक उसी तरीके से मिसोफोनिया नाम का ये बीमारी है। दूसरा, इरिटेशन बाय सिफोनिंग गैस ऑफ कार। सिफोनिंग का तो हाँ बताया है, ये तो पक्का बताया है कि कहीं ना कहीं कार में सिफोनिंग होते हैं, उसके साउंड की वजह से इरिटेशन हो रहा है। दूसरा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ साउंड फ्रॉम चेविंग ऑफ पॉपकॉर्न वाले को तो भूलेंगे नहीं, कतई नहीं भूलेंगे, वो तो होना ही चाहिए। टीथ ग्राइंडिंग, हाँ टीथ ग्राइंडिंग किसके होते थे? ऑथर के होते थे। हाँ ये बिल्कुल एक सही एग्जाम्पल है। साउंड ऑफ मॉस्किटो, अब देखिए 4 मेरे सही है, अल्टीमेटली मेरा 5वां गलत है। तो दोस्तों यही होता है। अब देखिए जिस तरीके से हमने पैसेज को पढ़ा, जिस तरीके से आपने देखा, इसमें से कुछ चीज़ें हमें पैसेज में केवल समझनी है, पैसेज को थ्रोली अंडरस्टैंड करना है। कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, मैंने छोड़ दी। मैंने इतना टेंशन नहीं लिया कि भाई मुझे वर्ड टू वर्ड एकदम लाइन टू लाइन मुझे उसका मतलब समझना जरूरी है। अब देखिए जिस तरीके से अगर मैं ड्राइव का मतलब समझता, जिस तरीके से कार आप ड्राइव करते हैं, ड्राइव का मतलब होता है चलाना। अगर मैं उसी ड्राइव की मीनिंग को लेकर पकड़े रहता, तो उनमें से कोई भी सिनोनिम या फिर एंटोनिम से मैच ही नहीं खाता। तो आपको वर्ड के मीनिंग को, रिजिड मीनिंग को पकड़ना नहीं है, यही बात आप याद रखिएगा। मैंने एक मूवी देखी थी मैट्रिक्स नाम की। उस मैट्रिक्स नाम मूवी में ये दिखाया गया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वर्ल्ड से कुछ ना कुछ अलग ढूंढ के लाते हैं। इस तरीके से मैंने भी आपके लिए ये कुछ ना कुछ अलग निकाला है। मैं भी एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, लेकिन एज अ स्टूडेंट जो मैंने एग्जाम को जहाँ तक एनालाइज करना हो सकता था मैंने किया है। तो ये वीडियो मुझे आप तक पहुँचाने से हाँ फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर।